हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल इंडियन बीआरडी क्लासेस में। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। मेरा नाम है शशिकांत और आज हम कवर करेंगे प्रकाश यूनिट का सेकेंड चैप्टर, जिसका नाम है प्रकाश का अपवर्तन। यदि आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करिएगा, ताकि हमारे नए वीडियो के अपडेट्स आप तक पहुँचते रहें। चैप्टर को शुरू करने से पहले हम बता देते हैं कि इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है। जैसे कि चैप्टर का नाम है प्रकाश का अपवर्तन, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है, फिर पढ़ेंगे प्रकाश का अपवर्तन के नियम क्या होते हैं, फिर पढ़ेंगे कि अपवर्तन कितने प्रकार के होते हैं, अपवर्तन किन किन बातों पर निर्भर करता है। फिर से हमको पढ़ना है प्रकाश की उत्क्रमणीयता क्या होती है। इस टॉपिक को मैंने पिछले लेक्चर में लिया था और बताया था कि प्रकाश का पथ उत्क्रमणीय होता है। फिर से पढ़ना हमें क्रांतिक कोण क्या होता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या होता है। फिर से पढ़ना है क्रांतिक कोण और अपवर्तनांक में क्या क्या संबंध होते हैं। फिर से हम जानेंगे कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन जो होता है हमारे दैनिक जीवन में घटना घटती है, उस पर बहुत सारी घटनाएं घटती हैं जिसको हमको बारी बारी से करके पढ़ना है। जैसे हीरे का चमकना, रेगिस्तान में मृग मरीज का। फिर से पढ़ना है ऑप्टिकल फाइबर और भी अन्य सारी घटनाएं हैं जिसको हम बारी बारी से पूरा डिटेल में आपको बताएंगे। तो जल्दी से कापी पेन लेकर तैयार हो जाइए ताकि हम वीडियो को जल्द से जल्द शुरू कर दें और शेयर पूरा मतलब अपने भाई बहनों में शेयर कर दीजिएगा। प्रकाश चैप्टर का नाम है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट और फर्स्ट हेडिंग डालिएगा प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश का अपवर्तन, अपवर्तन रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। समझिएगा इसको ध्यान से। जैसे मान लीजिए यह कोई माध्यम है, ये कई माध्यम है जिसको हम दो भागों में बांट दिए हैं। तो दो माध्यम हो गया है, यह भी एक माध्यम है। इस माध्यम को विरल मान लेते हैं कि यह विरल माध्यम है, विरल माध्यम। और इसको मान लेते हैं सघन माध्यम, सघन माध्यम। इसका अपवर्तनांक n1 मान लेते हैं और इसका अपवर्तनांक n2। समझिएगा कि प्रकाश का अपवर्तनांक क्या होता है। मान लीजिए यहाँ से प्रकाश स्रोत को डाला जाता है। जब प्रकाश किरण एक माध्यम, यह भी तो एक माध्यम है, विरल माध्यम है, और दूसरा सघन माध्यम है। जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है, या फिर कह सकते हैं कि जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। देखिए यहाँ से प्रकाश किरणों को डाले हैं हम, ये सघन माध्यम है, मतलब यहाँ पर सघन माध्यम मान सकते हैं, और इसको विरल माध्यम थोड़ा सा मतलब उसमें उसके रास्ते में कोई ज़्यादा खड़बड़ नहीं होंगे और इसमें ज़्यादा मतलब सघन होगा। समझ रहे हैं आप लोग, घन सघन। जब प्रकाश किरणों को एक विरल माध्यम से या फिर कह सकते हैं एक माध्यम से दूसरे माध्यम में भेजते हैं तो प्रकाश की तरंगदैर्घ्य और वेग दोनों बदल जाते हैं और दिशा भी बदल जाती है। देखिएगा, जब प्रकाश किरण आई है तो सघन माध्यम में अविलंब की ओर झुक गई है। देखिए इसको जाना था ऐसे, पर क्या हुआ है, इसको अविलंब बोलते हैं, अविलंब की ओर झुक गई है। समझिएगा क्यों। जैसे देख लिए, मान लीजिए आपको किसी 4 लेंथ रोड पर दौड़ने के लिए बोल दें तो अब क्या होगा कि तेज़ दौड़ेंगे, और जैसे बोल दें कि रेता में दौड़ने के लिए, बालू की रेत में दौड़ने के लिए, तो आप
धीमे दौड़ेंगे, जाहिर सी बात है कि जो रेत होंगे आपके पैरों को ऑब्जर्व करेंगे, खींचेंगे, ताकि आप तेज़ से नहीं दौड़ पाएंगे। देखिएगा, जब प्रकाश किरणों को सघन माध्यम से विरल माध्यम में भेजा जाता है तो अविलंब से दूर दूर न हटकर अविलंब के पास हो जाती है। तो आने वाली किरण जो होती है, प्रकाश जो विरल माध्यम में किरण होती है, उसे बोलते हैं आपतित किरण। आपतित किरण। और इस वाली किरण को जो कि विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है, इसको बोलते हैं अपवर्तित किरण। अपवर्तित अपवर्तित किरण। किरण। और जो आपतित किरण माध्यम के जिस बिंदु पर गिरता है उसे बोलते हैं आपतन बिंदु। आपतन आपतन बिंदु। आपतन बिंदु पिछले लेक्चर में भी हम बताए थे। और आपतन बिंदु पर यह खींचा गया जो काल्पनिक रेखा है, इसे बोलते हैं अभिलंब। अभिलंब। और अभिलंब तथा आपतित किरण के बीच बनने वाले कोण को आपतन कोण, ये बात तो आप लोग जानते होंगे। आपतन कोण। और अभिलंब तथा अपवर्तित किरण के बीच बनने वाले कोण को बोलते हैं अपवर्तन कोण। अपवर्तन कोण। देखिए, यह विरल माध्यम है, यह सघन माध्यम है। जब प्रकाश किरण इधर से आती है तो ये सघन माध्यम में प्रकाश को उधर जाने से रोकती है, इधर खींच के रखती है। और जैसे देखिए, जब प्रकाश किरण को आप इधर भेजेंगे तो प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो अविलंब से दूर हट जा रही है। देखिएगा, प्रकाश किरण यहाँ से जा रही है और ऐसे जाना चाहिए था, ऐसे, लेकिन यह अविलंब है, अविलंब से दूर हट गई है। यानी कि यही परिभाषा है प्रकाश का अपवर्तन। यानी कि प्रकाश किरण जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो उसकी वेग और दिशा दोनों बदल जाती हैं। यह घटना प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है। इसकी परिभाषा हम लिख देते हैं। जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है या जाती है तो दूसरे माध्यम में प्रकाश की वेग तथा दिशा दोनों बदल जाती है। बदल जाती है। यह घटना प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है। जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो प्रकाश का वेग और दिशा बदल जाती है। इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। लेकिन प्रकाश की आवृत्ति बदलती नहीं है। लिख लीजिएगा एक लाइन। लेकिन प्रकाश की आवृत्ति बदलती नहीं है। आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा, या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दिया अपना,
आप जाकर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा और वहाँ से PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि मेरी बातों को आप लोग समझे होंगे। नेक्स्ट हेडिंग लगाइएगा, अपवर्तन के नियम। अपवर्तन के नियम। अपवर्तन के नियम। देखिए, अपवर्तन के दो नियम हैं। ये भी कोई माध्यम है, ये कोई माध्यम है, सघन माध्यम मान सकते हैं, सघन माध्यम। यह विरल माध्यम है, विरल माध्यम। यह N1 अपवर्तनांक N1 है, इसका N2। देखिए, जब प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में आती है तो अविलंब की ओर झुक जाती है। यहाँ से प्रकाश किरण को भेजा जा रहा है, ये भी कोई माध्यम है। तो यहीं से नियम हम निकालेंगे, आप लोग समझ रहे होंगे। इसे अपवर्तन कोण, इसे आपतन कोण, आपतित किरण, फिर से लिखना पड़ रहा है, अपवर्तित किरण, अपवर्तित किरण, और इसे अविलंब बोलते हैं, अभिलंब। देखिएगा, आपतित किरण और आपतन बिंदु पर खींचा गया अविलंब तथा अपवर्तित किरण तीनों एक ही तल में है, कागज के तल में। फर्स्ट नियम यही है। अपवर्तन के कितने नियम है? दो नियम है। फर्स्ट नियम लिखिएगा, आपतित किरण आपतन बिंदु पर खींचा गया अविलंब, आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तथा अपवर्तित किरण, अपवर्तित किरण तीनों एक ही तल में होते हैं। आपतित किरण तथा अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अविलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। और दूसरा नियम यह है, आपतन कोण की ज्या यानी कि साइन तथा एक निश्चित तरंग दैर्ध्य के लिए अपवर्तन कोण की ज्या, अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक नियतांक होता है।
दूसरा नियम है कि आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक नियतांक होता है। और फर्स्ट नियम हम बताए हैं कि आपतित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया जो अभिलंब है और अपवर्तित किरण, इसको सही से हम लिख दे रहे हैं, अपवर्तित किरण, अपवर्तित किरण, आपतित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तथा अपवर्तित किरण तीनों एक ही तल में है। और दूसरा आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक नियतांक होता है, इतना नोट कर लीजिएगा। और इसी को स्नेल का नियम भी बोलते हैं। देखिए, आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक नियतांक होता है। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, n2/n1। ऐसे लिख लीजिएगा या फिर यहाँ n लिखिए, n बराबर। इसे स्नेल का नियम भी कहते हैं, स्नेल का नियम भी कहते हैं, नोट कर लीजिएगा। देखिए, आई क्या आपतन कोण है, आपतन कोण की ज्या यानी साइन थीटा, आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक नियतांक होता है। उम्मीद करता हूँ सबको क्लियर हो चुका होगा। अब हेडिंग लगाइएगा, अपवर्तन के अपवर्तनांक के प्रकार। अपवर्तनांक के प्रकार। यह पूछता नहीं है पर बहुविकल्पी वाले प्रश्नों में पूछ सकता है। देखिए, अपवर्तनांक दो प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के। फर्स्ट है निरपेक्ष अपवर्तनांक, निरपेक्ष अपवर्तनांक, और दूसरा है सापेक्ष अपवर्तनांक, सापेक्ष अपवर्तनांक। देखिए, निरपेक्ष अपवर्तनांक किसे कहते हैं, y के सापेक्ष किसी माध्यम के अपवर्तनांक को निरपेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं, और किसी माध्यम के सापेक्ष किसी माध्यम को अपवर्तनांक को सापेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। लिख लीजिएगा इसको, y के सापेक्ष के सापेक्ष किसी माध्यम के अपवर्तनांक, y के सापेक्ष किसी माध्यम के अपवर्तनांक को निरपेक्ष अपवर्तनांक, निरपेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। अपवर्तनांक कहते हैं। दूसरा है सापेक्ष अपवर्तनांक, इसको हम लिख रहे हैं किसी माध्यम के सापेक्ष अपवर्तनांक को, किसी माध्यम के सापेक्ष अपवर्तनांक को सापेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। नोट कर लीजिएगा। पहले वाला का उदाहरण बता देते हैं। जैसे मान लीजिए ये y है माध्यम, एक माध्यम y है और दूसरा कांच है। तो देखिए y के सापेक्ष
कांच का अपवर्तनांक, इसको बोलेंगे निरपेक्ष अपवर्तनांक या निरपेक्ष अपवर्तनांक का उदाहरण है निरपेक्ष अपवर्तनांक। और जैसे मान लीजिए यह पहले का है और यह दूसरे का है, इसका अपवर्तनांक n2 n1। और दूसरा मान लीजिए यह जल है, जल नहीं, मान लीजिए इसको कांच है और दूसरा जल है। जब प्रकाश किरण कांच से जल में जाएगी तो हम बोलेंगे कांच के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक, यानी कि यह किसी माध्यम के सापेक्ष किसी माध्यम का अपवर्तनांक है, यानी कि यह सापेक्ष अपवर्तनांक का उदाहरण है। मान लीजिए इसका n2 अपवर्तनांक n1, सापेक्ष अपवर्तनांक, सापेक्ष अपवर्तनांक, निरपेक्ष अपवर्तनांक। यह वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक है, इसलिए बोलेंगे निरपेक्ष अपवर्तनांक। और यह कांच एक माध्यम है, कांच के सापेक्ष सापेक्ष का अपवर्तनांक, कांच के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक सापेक्ष अपवर्तनांक का उदाहरण है। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग समझे होंगे, सबको क्लियर होगा। हेडिंग लगाइए अपवर्तनांक की निर्भरता। अपवर्तनांक किन किन बातों पर निर्भर करता है? अपवर्तनांक की निर्भरता, अपवर्तनांक की निर्भरता, निर्भरता। देखिए अपवर्तनांक कई बातों पर निर्भर करती है, जैसे आने वाले प्रकाश की तरंग दैर्ध्य पर, तरंग दैर्ध्य पर, और जो माध्यम की प्रकृति या नेचर है, यानी कि वायु है कि जल है, इन सभी बातों पर, यानी कि माध्यम की माध्यम का प्रकृति, माध्यम की प्रकृति तथा ताप। अपवर्तनांक मुख्यतः इन बातों पर निर्भर करती है कि जो प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है उसके तरंग दैर्ध्य पर, और माध्यम की प्रकृति, यानी कि वह कांच है कि जल है कि वायु है, और जो माध्यम में टेम्परेचर रहता है उस पर निर्भर करती है इन बातों पर। उम्मीद करता हूँ सभी लोग समझे होंगे। नेक्स्ट हेडिंग लगाइएगा प्रकाश का उत्क्रमणीयता। प्रकाश की उत्क्रमणीयता, रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट। प्रकाश की उत्क्रमणीयता, समझिएगा इसको ध्यान से। एक माध्यम था, हमने दो माध्यम में बांट दिया। यह माध्यम मान लेते हैं वायु है, और यह मतलब सघन है, विरल है, विरल माध्यम है, विरल माध्यम, और दूसरा सघन माध्यम, सघन माध्यम। यह माध्यम है, यह भी हमारा माध्यम है। देखिए जब प्रकाश किरणों को एक माध्यम से दूसरे माध्यम में भेजते हैं तो यह क्या होता है, अविलंब की ओर झुक जाती है। आपतित किरण, आपतित किरण, इसका अपवर्तनांक n1 मान लीजिए, इसका अपवर्तनांक n2। इसको
अपवर्तित किरण बोलते हैं, अपवर्तित किरण। आप लोग इस बात को जान रहे होंगे। आपतन कोण, अपवर्तन कोण, अभिलंब, देखिए हमने पिछले लेक्चर में भी बताया था कि प्रकाश का पथ उत्क्रमणीय होता है। उसमें हम क्या बताए थे, देखिए जब प्रकाश को किसी पालिशदार सतह पर भेजते हैं तो प्रकाश की किरण इस सतह पर निर्भर करता है कि प्रकाश इस माध्यम को प्रवेश करके दूसरे माध्यम में जाएगा या फिर यहीं से टकरा कर वापस लौट आएगा। तो हम प्रकाश का वहाँ पर पढ़े थे, प्रकाश का प्रवर्तन, तो इसलिए हमने प्रकाश को भेज दिया था। तो आने वाली जो किरण थी उसे बोलते हैं आपतित किरण, जो उसी माध्यम में लौट गई थी उसे बोलते हैं परावर्तित किरण। और पुनः यदि प्रकाश को यहाँ से भेजेंगे तो इसके संगत ये हो जाएगा आपतित किरण और इसके संगत ये हो जाएगा प्रकाश मतलब परावर्तित किरण। यही प्रकाश की उत्क्रमणीयता थी, यानी कि यहाँ से हम जब भेजेंगे प्रकाश को तो इसके संगत ये परावर्तित किरण होगी और यहाँ से भेजेंगे तो इसके संगत ये परावर्तित किरण हो जाएगी। तो यहाँ पर भी समझिएगा, देखिए जब प्रकाश किरण को एक माध्यम से दूसरे माध्यम में भेजते हैं तो आने वाली किरण को आपतित किरण, और जो दूसरे माध्यम में बनती है मतलब अवलंब की ओर झुक जाती है उसे बोलते हैं अपवर्तित किरण। यदि प्रकाश किरण को यहाँ से भेजें, पहले तो यहाँ से भेजे थे, इसे मान लीजिए ए और इसे मान लीजिए यहाँ पर कोई ये है 0 मिलीबिंदु और इसे बी। देखिए तो आपतित किरण OA के संगत परावर्तित अपवर्तित किरण OB हो जाएगी। और जब प्रकाश किरण को यहाँ से हम भेजेंगे तो OB के संगत अपवर्तित किरण OA हो जाएगी। यही प्रकाश का उत्क्रमणीयता होता है। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग समझे होंगे। जब प्रकाश किरण को यहाँ से भेजेंगे तो OA अपवर्तित किरण के संगत OB अपवर्तित किरण हो जाएगी, और जब प्रकाश किरण को यहाँ से भेजेंगे तो OB आपतित किरण होगी और इसके संगत ये वाली किरण अपवर्तित किरण हो जाएगी। समझिएगा इसको। देखिए जब प्रकाश किरण को यहाँ से भेज रहे हैं, यहाँ से अपवर्तनांक n1 है, अपवर्तनांक n2 है, यानी कि साइन आई बट्टा साइन आर बराबर 1 और 2, यानी इसको पढ़ेंगे एक माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक। यहाँ पर लिख लीजिएगा क्योंकि बड़ा तेज भूलता है, ये लिख देते हैं 1 और 2 का मतलब पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक, दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक इसको पढ़ेंगे पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक। देखिए प्रकाश किरण आपतन कोण I है, अपवर्तन कोण R है, यानी कि यहाँ से प्रकाश किरण को जब भेजेंगे साइन I बट्टा साइन R बराबर 1 और 2, यानी पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक। और इसी प्रकार देखिए जब प्रकाश किरण को यहाँ से भेजेंगे साइन क्या होगा, आपतित किरण R हो जाएगी, यानी कि साइन R बट्टा साइन I। देखिए ये क्या है, आपतित किरण। जब प्रकाश किरण को यहाँ से भेजेंगे तब साइन R क्या हो जाएगा, आपतित किरण हो जाएगा, और साइन I क्या हो जाएगी, अपवर्तित किरण हो जाएगी, यानी कि इसका क्या होगा 2n। समीकरण 1 मान लीजिए इसको, समीकरण 2, समीकरण 1 और 2 को जब गुणा कराएंगे तो क्या होगा, देखिएगा साइन I बट्टा साइन R इंटू साइन R बट्टा साइन I बराबर 1n2 इंटू 2n1। देखिएगा इसको, ये सारा कैंसिल हो जा रहा है, बचेगा क्या
देखिए 1n2 इंटू 2n1 बराबर 1, यही होगा। नोट कर लीजिएगा इसको आप समझ लीजिएगा, याद करिएगा। यदि ऐसा लिखा हो तो इसको पढ़ेंगे पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक। ये हमेशा भूल जाता है बच्चों को, ध्यान दीजिएगा। और इसी प्रकार मान लीजिए कोई 3 माध्यम हो, यदि 3 माध्यम हो तो पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक, दूसरे माध्यम के सापेक्ष तीसरे माध्यम का अपवर्तनांक और तीसरे माध्यम के सापेक्ष पहले माध्यम का अपवर्तनांक बराबर 1। देखिएगा इसका करेंगे, दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक बराबर तीसरे माध्यम का अपवर्तनांक बराबर, इसको नीचे हो जाएगा ये वाला पार्ट 1 के नीचे आ जाएगा 1n2 इंटू तीसरे माध्यम के सापेक्ष पहले माध्यम का अपवर्तनांक। नोट कर लीजिएगा इसको। या फिर 2n3 बराबर 1/1n2 इंटू, इसको हम क्या लिख सकते हैं, तीसरे माध्यम के सापेक्ष पहले माध्यम का अपवर्तनांक 1/, इसको समझिएगा 1/, इतना है। जब उल्टा करेंगे तो 1 ऐसे हो जाएगा। अरे भाई ये वाला क्या है, 3n1, देखिए विपरीत है, जब ऊपर जाएगा तो ऐसे हो जाएगा 1n2 1n3, यानी कि पहले माध्यम के सापेक्ष तीसरे माध्यम का अपवर्तनांक। तो बस यही लिखे हैं, वो पहले माध्यम के सापेक्ष तीसरे माध्यम का अपवर्तनांक। नोट कर लीजिएगा। इतना उम्मीद करता हूँ कि मेरी बातों को आप लोग समझे होंगे। नेक्स्ट हेडिंग लिखिएगा क्रांतिक कोण। इस चैप्टर का काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है। हर साल यह टॉपिक एग्ज़ाम में पूछा जाता है, आप लोग इसको अच्छे से समझिएगा। क्रांतिक कोण, क्रांतिक कोण तथा पूर्ण आंतरिक परावर्तन, परावर्तन क्रिटिकल क्रिटिकल एंगल एंड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। नोट कर लीजिएगा, क्रांतिक कोण तथा पूर्ण आंतरिक परावर्तन। समझिएगा, जैसे मान लीजिए 3 फिगर बनेगा इसमें। ये भी एक माध्यम है। फिगर को आप बना लीजिएगा ताकि अच्छे से समझ आ सके। देखिए इसको बोलेंगे आपतित किरण, आपतित
आपतित किरण, अपवर्तित किरण, अपवर्तित किरण, अपवर्तित और देखिए प्रकाश किरण यहाँ से सीधे होकर गई है, अपवर्तित किरण, अपवर्तित किरण, इसे बोलेंगे आपतित किरण। आपतित किरण, आपतित किरण, परावर्तित किरण, परावर्तित किरण, आई आर, आई, देखिएगा, देखिए इसको मान लीजिए सघन माध्यम या फिर कांच मान सकते हैं, सघन होता है, ये विरल माध्यम है, विरल, विरल माध्यम, विरल, इसको ध्यान से समझिएगा, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। सघन माध्यम, सघन माध्यम, विरल माध्यम, विरल। एग्जाम में यह तीनों फिगर बनाइएगा, इसे बोलते हैं सघन माध्यम, सघन माध्यम, विरल माध्यम, विरल माध्यम। देखिए जब प्रकाश किरण को, ये तो विरल सघन माध्यम है, सघन माध्यम, देखिए जब प्रकाश किरण को, अभी अभी हम पढ़े हैं इसके पहले कि जब प्रकाश किरण को किसी विरल माध्यम से सघन माध्यम में भेजते हैं या फिर एक माध्यम से दूसरे माध्यम में भेजते हैं तो प्रकाश किरण अविलंब की ओर झुक जाती है। बात सही है, पूरा 100% सही है। जब प्रकाश किरण को किसी सघन माध्यम से भेजेंगे तो प्रकाश किरण, देखिए सघन माध्यम से किसी विरल माध्यम में भेजेंगे तो प्रकाश की किरण अविलंब से दूर हट जा रही है क्योंकि यह विरल माध्यम है। और यहीं पर देखिए इसके विपरीत, जब प्रकाश किरण को विरल माध्यम से आप सघन माध्यम में भेजेंगे, यहाँ से मान लीजिए, तो देखिए यह प्रकाश किरण ऐसे जाना चाहिए था लेकिन सघन माध्यम में अविलंब की ओर झुक गई है। और यहीं पर देखिए जब प्रकाश किरण को आप सघन माध्यम से भेजें तो अविलंब की ओर झुकना चाहिए था, लेकिन विरल माध्यम में आते ही प्रकाश की किरण अविलंब से दूर हट गई है। यही बात हम बताए थे आपको कि जब फोर लेंथ पर आपको दौड़ने के लिए बोल देंगे तो आप तेज़ी से दौड़ेंगे, और जब रेता में बोल देंगे दौड़ने के लिए तो आपके पैर मतलब उसमें दौड़ नहीं पाएंगे, धीरे धीरे दौड़ेंगे। यही बात है यहाँ पर। तो प्रकाश की किरण यानी कि कांच में प्रकाश की चाल आप जानते हैं कि कम होता है और निर्वात में प्रकाश की चाल अधिक होता है। निर्वात में आता है तो प्रकाश किरण अविलंब से दूर हटने का प्रयास करता है, और जब कांच में जाता है तो प्रकाश किरण को अविलंब की मतलब अविलंब से करीब हो जाता है। देखिए प्रकाश किरण को आप सघन माध्यम से भेज रहे हैं विरल माध्यम में, अविलंब से दूर हट जा रहा है, अविलंब से दूर हट जा रहा है। लेकिन जैसे जैसे आपतन कोण को हम बढ़ाते जाएं, ये हमारा आपतन कोण बन रहा है। जैसे मान लीजिए देखिए आई को हम बढ़ाते जाएं, यानी कि पहले इस आपतन को यहाँ से फिर भेजें, फिर यहाँ से भेजें, तो यह जो अपवर्तन कोण है मतलब अपवर्तित किरण, यह भी तो बढ़ती जाएगी। जैसे समझिएगा, देखिए जब प्रकाश किरण को आप यहाँ से भेज रहे हैं तो अपवर्तन इतना हो रहा है, लेकिन जैसे हम इसको बढ़ाएंगे तो यह भी बढ़ता जाएगा, इसको ऐसे बढ़ाएंगे तो यह भी बढ़ता जाएगा, इसको और थोड़ा सा बढ़ा देंगे तो यह बढ़ता जाएगा और सीधा हो जाएगा, और दूसरा वाला फिगर है उसका रूप धारण कर लेगा। देखिएगा, समझिएगा एक बार और। जब प्रकाश किरण को यहाँ से हम भेज रहे हैं तो अपवर्तन
इतना हो रहा है, मतलब अपवर्तित किरण है, इसको अपवर्तित किरण और इसको आपतित किरण, इसको अपवर्तित किरण। समझिएगा मेरी बातों को ध्यान से। जब प्रकाश किरण को यहाँ से भेज रहे हैं तो अविलंब से दूर हट जाती है, इसको अपवर्तित किरण और इस वाले को आपतित किरण। लेकिन जैसे ही आपतित किरण का मान हम मतलब आपतन कोण का जो आई बना है, आपतन कोण का मान बढ़ाते जाएं तो यह भी बढ़ता जाएगा, और धीरे धीरे जैसे ही बढ़ाएंगे ये भी बढ़ता जाएगा, मतलब अपवर्तन कोण भी बढ़ता जाएगा, और एक समय ऐसा आएगा कि प्रकाश ऐसे हो जाएगी, दूसरा वाला रूप ले लेगा, ये वाला रूप ले लेगा, यानी कि 90 डिग्री हो जाएगा, 90 डिग्री का रूप ले लेगा। तो यह जो बना है इसको थोड़ा सा और चौड़ा कर देते हैं। देखिए इसमें आपतन कोण ये है, जब अपवर्तन कोण सघन मतलब विरल माध्यम में अपवर्तन कोण 90 डिग्री हो जाता है, तब जो यहाँ पर कोण बनता है आई, जाहिर सी बात है, यदि मान लीजिए आई को हम यहाँ पर मान लें 45 डिग्री, आई बराबर 45 डिग्री, आई बराबर मान लेते हैं हम 45 डिग्री, और धीरे धीरे जैसे देखिए यहाँ पर भी 90 डिग्री नहीं है, यहाँ पर भी कुछ कोण होगा, लेकिन जैसे जैसे आई को बढ़ा दिए, आई को बढ़ाकर मतलब 60 कर दिए और अपवर्तन कोण में 90 डिग्री हो गया, तो इसको हम बोलेंगे क्रांतिक कोण। यानी कि देखिएगा विरल माध्यम में बना वह मतलब विरल सघन माध्यम मतलब सघन माध्यम में बना वह आपतन कोण जिसके लिए विरल माध्यम में बना अपवर्तन कोण 90 डिग्री होता है, तो उस सघन माध्यम में बने कोण को क्रांतिक कोण बोलते हैं। तो यहाँ पर जो बनेगा, यानी कि जाहिर सी बात है आई प्लस थीटा कुछ कोण बनेगा, आई प्लस कुछ थीटा जो बन रहा है इसी को बोलते हैं क्रांतिक कोण, क्रांतिक कोण। यानी कि क्रांतिक कोण का मान आपतन कोण के मान से, पहले वाला आपतन कोण के मान से कुछ बड़ा होगा। इसकी परिभाषा हम लिख देते हैं, समझिएगा, ऊपर लिख रहे हैं। एक बार और समझाते हैं। देखिए यहाँ से प्रकाश किरणों को भेजे हैं, प्रकाश किरण दूसरे माध्यम में गई, अविलंब से दूर हट गई है। जैसे जैसे आपतन कोण के मान को बढ़ाएंगे अपवर्तन कोण का मान बढ़ता जाएगा, लेकिन जैसे जैसे बढ़ाएंगे अपवर्तन कोण का मान बढ़ता जाएगा, और एक समय ऐसा आएगा कि अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री हो जाएगा। अपवर्तन कोण का मान सीधे माध्यम के सरफेस टेंशन जो सरफेस प्लेन है इसी से होकर जाएगी, और इस समय जो आपतन कोण का मान होगा वही क्रांतिक कोण कहलाएगा। उम्मीद करता हूँ मेरी बातों को समझ रहे होंगे। देखिए क्रांतिक कोण की परिभाषा को हम पहले बता देते हैं। क्रांतिक कोण, क्रांतिक 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 कोण, देखिए सघन माध्यम में बना वह आपतन कोण जिसके लिए अपवर्तन कोण, इसके लिए अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री हो, अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री हो, 90 डिग्री हो, या विरल माध्यम में 90 डिग्री बने, या विरल माध्यम में 90 डिग्री हो, 90 डिग्री हो, क्रांतिक कोण कहलाता है। क्रांतिक कोण कहलाता है। देखिएगा जब प्रकाश किरण को सघन माध्यम से विरल माध्यम में भेजते हैं तो आपतित किरण अविलंब से दूर हट जाती है, जिसे अपवर्तित किरण बोलते हैं। और जैसे जैसे आपतन कोण का मान बढ़ाएंगे तो अपवर्तन कोण का मान भी बढ़ता जाएगा, और एक समय ऐसा आएगा कि एक आपतन कोण के लिए विरल माध्यम में और 90 डिग्री हो जाएगा। उसी कोण को हम बोलते हैं क्रांतिक कोण। यानी कि क्रांतिक कोण वह कोण है जिसके लिए विरल माध्यम में 90 डिग्री कोण बनता है। यहाँ पर देखिएगा, और जैसे ही
पुनः इस किरण को मतलब क्रांति कोण से, यह आपतन कोण को क्रांति कोण से थोड़ा सा और बढ़ा दें। थोड़ा सा और बढ़ाएंगे तो क्या होगा कि प्रकाश किरण ऐसे चल जाए। मान लीजिए क्रांति कोण को बढ़ाकर हम धीरे धीरे बढ़ाते जाएं तो एक समय ऐसा आएगा कि प्रकाश किरण ऐसी हो जाएगी। देखिए विरल माध्यम में बिल्कुल ही नहीं जाएगा, यानी कि सघन माध्यम में आएगा और इस माध्यम के सरफेस पर टकराएगा और उसी माध्यम में पुनः वापस लौट आ जाएगा। यह वाली आकृति बनेगी। देखिए इसका मान जो आपतन कोण है, इसका मान क्रांति कोण से अधिक होगा, तभी प्रकाश की किरण विरल माध्यम में न जाकर सघन माध्यम में जाएगी। देखिए यहाँ से थोड़े मतलब आपतन कोण को हम बढ़ाएंगे, हल्का सा बढ़ाते जाएंगे और एक समय आएगा कि प्रकाश किरण विरल माध्यम में न जाकर पुनः सघन माध्यम में भी वापस लौट जाएगी। इसी घटना को पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। समझिएगा, एक बार और बता देते हैं, रिपीट कर देते हैं। जब प्रकाश किरण को सघन माध्यम से विरल माध्यम में भेजते हैं तो अपवर्तित किरण अविलंब से दूर हट जाती है, और यदि आपतन कोण का मान बढ़ाते जाएं तो एक समय ऐसा आएगा कि विरल माध्यम में 90 डिग्री कोण बनेगा। तो इसी कोण को क्रांति कोण कहते हैं, जिसके लिए विरल माध्यम में 90 डिग्री होता है। और यदि आपतन कोण का मान, वह जो क्रांति कोण है, क्रांति कोण को मतलब आपतन कोण का मान क्रांति कोण से और अधिक बढ़ा दें तो एक समय ऐसा है कि प्रकाश किरण विरल माध्यम में न जाकर उसी माध्यम में पुनः वापस लौट जाती है। यही घटना प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का पूर्णांतरिक परावर्तन कहलाता है। उम्मीद करता हूँ मेरी बातों को आप लोग समझे होंगे। आप लोग नोट कर लीजिएगा, हम लिखवाएंगे नहीं, केवल एक बार और रिपीट कर देंगे। या फिर पीडीएफ चाहिए तो मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा और वहाँ से आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। या फिर लिख ही देते हैं, रुकिए। नाइन्टी डिग्री अर्थ क्रांति कोण कहलाता है। लिखिएगा, यदि आपतन कोण का मान और बढ़ाते जाएं तो यदि आपतन कोण का मान और बढ़ाते जाएं तो एक समय ऐसा आए, आप लोग रटिएगा मत, समझ लीजिए, उसके बाद अपने मन से लिखिएगा। एक समय ऐसा आएगा कि प्रकाश किरण विरल माध्यम में न जाकर पुनः उसी माध्यम में लौट जाती है। यह घटना प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहलाता है। परावर्तन कहलाता है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए निम्नलिखित दो शर्तों का, पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना के लिए दो शर्तों का होना आवश्यक है। यदि वह शर्त पूरा नहीं होंगे तो प्रकाश का जो पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना है वह कभी पूरा नहीं होगा। उसको हम समझ लीजिएगा, हम समझा देते हैं। जैसे मान लीजिए यह कांच है, एक माध्यम कांच है, यह मतलब वाई है। देखिए प्रकाश की किरण हमेशा सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाना चाहिए, सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाना चाहिए। नियम को लिख लीजिए, फिर हम उसको समझा देते हैं।
सघन विरल। पहला नियम है पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए शर्त। पहला शर्त यह है प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाना चाहिए। दूसरा नियम यह है आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से बड़ा होना चाहिए। देखिए ये सघन है, ये विरल है। प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाना चाहिए। प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाना चाहिए। देखिए प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगा तभी अविलंब से दूर हटेगा। यहाँ पर मान लीजिए ये विरल है, ये सघन है। समझिएगा, प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगा तो अविलंब से दूर हट जाएगा, और जैसे जैसे आपतन कोण को बढ़ाते जाएंगे अपवर्तन कोण का मान भी बढ़ता जाएगा। और एक समय जैसे देखिए आपतन कोण का मान बढ़ाते जाएंगे तो मतलब अपवर्तन कोण का मान भी बढ़ता जाएगा। ऐसे ऐसे बढ़ाते जाएंगे, ये भी बढ़ता जाएगा। पुनः जब इस प्रकार से विरल माध्यम में 90 डिग्री हो जाता है तो इस आपतन कोण को बनने वाले कोण को क्रांतिक कोण कहते हैं। और पुनः इसी आपतन कोण को बढ़ाते जाएं तो एक समय ऐसा आएगा कि प्रकाश की किरण विरल माध्यम में न जाकर सघन माध्यम में ही वापस लौट आ जाती है। यही घटना प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहलाता है। यहाँ पर देखिएगा कि जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन में जाती है, जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो देखिए ये विरल माध्यम है और ये सघन माध्यम है। प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो अविलंब की ओर झुक जाती है। तो देखिए यदि इस कोण को और बढ़ाते जाएं तो प्रकाश की किरण इधर तो जा ही नहीं रही है, केवल विरल माध्यम की ओर झुक रही है। तो जाहिर सी बात है कि प्रकाश की किरण विरल माध्यम में नहीं जाएगी। इस प्रकार से यह सिद्ध होता है कि प्रकाश की किरण केवल और केवल सघन माध्यम से विरल माध्यम में ही जाना चाहिए। और देखिएगा क्रांतिक कोण है, जो क्रांतिक कोण आपतन कोण का जो मान है यहाँ पर इसे बोलते हैं जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम में 90 डिग्री बना देता है, तो यहाँ पर बनने वाले कोण को क्रांतिक कोण कहते हैं। यानी कि जब इस आपतन को क्रांतिक कोण भी तो एक आपतन कोण ही है, जब इस आपतन कोण को और बढ़ाएंगे तभी प्रकाश की किरण इस माध्यम में जाएगी। यानी कि आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण के मान से हमेशा अधिक होना चाहिए, यहाँ पर लिखा है। यानी कि आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण के मान से अधिक होगा तभी पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना संभव है, अन्यथा संभव नहीं होगा। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोगों को मेरी बात समझ में आई होगी। नेक्स्ट हेडिंग लगाइएगा प्रकाश का अपवर्तनांक तथा क्रांतिक कोण के बीच संबंध। अपवर्तनांक तथा क्रांतिक कोण, और हाँ क्रांतिक कोण से C से रिप्रेजेंट करते हैं, इस बात को याद रखिएगा। क्रांतिक कोण के बीच संबंध रिलेशन बिटवीन, रहने दीजिए अंग्रेजी, समझिएगा।
सघन माध्यम है, विरल माध्यम, माध्यम सघन माध्यम, इसका मान लीजिए n2, इसका मान लीजिए अपर्तनांक n1। जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो उसको हम क्या लिख सकते हैं, साइन आई बट्टा साइन आर बराबर 2n1, यानी कि दूसरे माध्यम के सापेक्ष पहले माध्यम का अपर्तनांक। आपतन कोण आई बराबर क्रांतिक कोण सी हो। देखिए आपतन कोण का मान और अपवर्तन कोण, अपवर्तन कोण आर होगा आई। आपतन कोण जब क्रांतिक कोण के बराबर हो और अपवर्तन कोण तब आर होगा, यानी कि देखिए आई के जगह सी रखिएगा, 2n1 बराबर आई के जगह सी रखिएगा साइन सी, और आर के जगह आर का मान क्या होता है 90 डिग्री हो जाता है, दूसरे वाले कंडीशन में यहाँ पर बन जाता है जब, तभी तो आई का मान क्रांतिक कोण के बराबर होता है। देखिएगा समझिए, जब प्रकाश की किरण एक माध्यम मतलब सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो अभिलंब से दूर हट जाती है, और आपतन कोण का मान जैसे जैसे बढ़ाते हैं तो अपवर्तन कोण का मान जब 90 डिग्री होता है तो उस समय जो आई होता है, यानी कि अपवर्तन कोण क्रांतिक कोण सी के बराबर हो जाता है और आर का मान 90 डिग्री हो जाता है। उम्मीद करता हूँ मेरी बातों को आप लोग समझे होंगे। तो साइन सी और आर का मान 90 डिग्री हो जाएगा, साइन 90 डिग्री। साइन 90 डिग्री का मान कितना होता है लिख लीजिएगा, साइन 90 डिग्री का मान 1 होता है। त्रिकोणमिति में आप लोग पढ़े होंगे क्लास 9th में, 2n1 बराबर साइन सी, इसका मान 1। देखिए दूसरे माध्यम के सापेक्ष पहले माध्यम का अपवर्तनांक, इसको हम लिख सकते हैं 1/1 और 2 बराबर साइन सी, ये 1 है, या फिर इसी को लिख सकते हैं या फिर 1 और 2 बराबर 1 साइन सी, पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक। इस बात को आप लोग याद रखिएगा। उम्मीद करता हूँ कि इसको समझे होंगे। फिर से बता रहा हूँ, जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो अपवर्तन मतलब अपवर्तित किरण दूर हट जाती है, और जैसे जैसे आपतन कोण का मान हम बढ़ाएंगे अपवर्तन कोण का मान भी बढ़ता जाएगा, और जब अपवर्तन कोण 90 डिग्री होगा तो उस समय जो आपतन कोण होता है उसे क्रांतिक कोण बोलते हैं और इसे सी से रिप्रेजेंट करते हैं, सी से प्रदर्शित करते हैं। तो आई बराबर जब सी होगा तो आर बराबर 90 डिग्री हो जाएगा। यहीं से हम रखे हैं, जब सी रखेंगे मतलब आई बराबर जी आप मतलब आई को जब सी करेंगे तो आर बराबर 90 डिग्री रखे हैं, साइन 90 डिग्री का मान 1, साइन सी यहाँ पर रख दिए हैं। और इसे समझिएगा 2n1 है, इसको विपरीत करेंगे उल्टा करेंगे, है दूसरे माध्यम के सापेक्ष पहले माध्यम का अपवर्तनांक है, और जब इसको विपरीत कर देंगे तो पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक हो जाएगा 1/1 और 2 बराबर साइन सी। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, नोट कर लीजिएगा इसको। मान लीजिए पहला माध्यम y होता तो an और दूसरा माध्यम कांच होता तो Ang बराबर 1 साइन सी। नोट कर लीजिएगा इसको। कांच y के लिए क्रांतिक कोण का मान, क्रांतिक कोण 41 डिग्री 49 मिनट होता है, और जल वायु के लिए क्रांतिक कोण का मान
48 डिग्री 39 मिनट होता है। इसको याद रखिएगा। देखिए यहाँ से एक बात और समझिए, ये क्या है अपवर्तनांक, ये क्या है सी, यानी कि अपवर्तनांक क्रांतिक कोण के विपरीत होता है। यानी क्रांतिक कोण, जिसका क्रांतिक कोण बड़ा होगा उसका अपवर्तनांक कम होगा, और जिसका अपवर्तनांक बड़ा होगा उसका क्रांतिक कोण छोटा होगा। यानी कि अपवर्तनांक 1/, क्रांतिक कोण, क्रांतिक कोण नोट कर लीजिएगा इसको भी। देखिए यहाँ पर नोट कर लें, लाल रंग का क्रांतिक कोण, क्रांतिक कोण सबसे अधिक होता है, सबसे अधिक होता है। देखिए जब लाल रंग का क्रांतिक कोण सबसे अधिक होता है तो इसका अपवर्तनांक सबसे कम होता है, तो अपवर्तनांक सबसे कम होगा। तो और लिखिए, और अपवर्तनांक सबसे कम होता है, सबसे कम होता है। इसको भी नोट कर लीजिएगा। और बैगनी रंग का क्रांतिक कोण सबसे कम होता है, बैगनी रंग का बैगनी रंग का क्रांतिक कोण, बैगनी रंग का क्रांतिक कोण सबसे कम तथा अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है, सबसे अधिक होता है। इस प्रकार से जो भी इस चैप्टर के इम्पोर्टेंट टॉपिक थे उनको हमने बता दिया। अब नेक्स्ट पार्ट में इसके पूर्ण आंतरिक परावर्तन से बहुत सारी घटनाएं हैं, जैसे रेगिस्तान में मृगमरीचिका, हीरे का चकना, परखनली में रखी कोई पाइप हो तो वो चमकती है, फिर से ऑप्टिकल फाइबर क्या होता है, बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको हम नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। और इस चैप्टर के और पिछले वाले चैप्टर का न्यूमेरिकल है उसको भी कंप्लीट कराएंगे। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग मेरी बातों को, मैंने जो पढ़ाया है वो आप लोग काफ़ी अच्छे से समझ चुके होंगे। यदि कोई डाउट हो तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर करिएगा, और हाँ शेयर करना तो बिल्कुल ही ना भूलिएगा। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद।